अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज। मैं हूं शिराज हसनाद। आज हम बात करेंगे खुराक और बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में महकमा खुराक ना सिर्फ जो मार्केट कमेटीज हैं उनके साथ मिलकर क्या क्या जराइम कर रहा है, क्या क्या करप्शन कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत को भी किस तरह चूना लगाया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज के एक्सपोज में हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे चलती नजर आ रही है। और इसके मुताबिक महकमा खुराक के अफसरान ने मातहत अमले के साथ मिलकर पिछले कुछ सालों में कौमी खजाने को 53 करोड़ 67 लाख 37,269 रुपए का चूना लगाया है। और ये सब का सब कुछ किया गया है सरकारी खजाने के साथ, ये सब का सब कुछ किया गया है किसानों के साथ। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करता चलूं जो चीता चीता पॉइंट्स हैं इसके, और उसके बाद हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की हदायत के बावजूद जो ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है मुजफ्फरगढ़ और चिन्योट में 94,54,000 तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो स्टॉक था खुराक का वो गायब कर लिया गया। तामीराती कामों के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की करप्शन की गई, कोई ने पूछने वाला नहीं था। इसी तरह मार्केट कमेटियों को जो बिल्कुल इस महकमे खुराक के अंडर फॉल करती हैं, सारी मार्केट्स को डील करती हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं, उनको 3.5 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है वो गैर कानूनी तौर पे इजाफी कर दी गई, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और किसानों ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट महकमा खुराक को जमा कराया हुआ था बारदाना के लिए और बाकी चीजों के लिए, उसको कौमी खजाने में जमा ही नहीं कराया गया, बल्कि और तो और जो किसान हैं उनको बारदाना भी नहीं दिया गया। और ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट था जिसको ये अफसरान ही खा गए, बारदाना भी नहीं दिया। ये सब कुछ इस ऑडिट रिपोर्ट में मौजूद है। जब कुछ एलिगेशन इंटरनल इंक्वायरीज में साबित हुए तो जो अफसरान इनके रिटायर्ड हो गए हुए थे, महकमे को चाहिए था उनसे रिकवरीज करता, उनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरीज के बाद ये सबूत सामने आए थे, एंटी करप्शन को दी जाते, केसेस नैब को दी जाते, कुछ नहीं किया गया। खुद ही से खाना पूरी करके कहा गया कि जनाब इनसे वापस निकलवा लिए जाएंगी ये रकम, अगर उनको पूछा भी ना गया। और जो महकमा खुराक के मुलाजमीन के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम है वो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा जो सामान इनके पास पड़ा हुआ था जिसमें टीटी बैग्स थे, पॉलीथीन शीट्स और बाकी सब कुछ बगैर नीलामी के महकमा खुराक ने खुद से ही इसको तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का ये सामान भी सारा का सारा बेच दिया। और यूं मजमूई तौर पर 53 करोड़ रुपए की तकरीबन जो है वो करप्शन महकमा खुराक ने की है, जिसका मकसद आम कंज्यूमर को, शहरियों को बेहतर खुराक फराहम करना है और किसानों को फैसिलिटेट करना है। इस हवाले से लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मकामी सहाफी अदरीस शेख ने। अच्छा अदरीस, मुझे बताइएगा कि ऑडिटर की रिपोर्ट्स के ये चीता चीता पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जो महकमा खुराक ने की हैं और ऑडिटर ने मेंशन की हुई हैं? अदरीस जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल की जो महकमा खुराक के बारे में रिपोर्ट है, अगर उसको देखा जाए तो ये नजर आता है कि महकमा खुराक जो पंजाब है वहां पर करोड़ों रुपए की करप्शन इस तरह से की जैसे अफसरान किसी को जवाबदेही नहीं थे। इसमें पीपी बैग्स हैं और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, उन्होंने जो बिल्कुल सही बैग थे और सही जो मटीरियल था उसको उन्होंने डिग्रेड कर दिया बगैर किसी अथॉरिटी के, और उससे भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ जो अफसरान को गाड़ियां दी जाती हैं और उनके साथ उनको एक फिक्स्ड होता है इतना वो फ्यूल यूज कर सकते हैं, उसको भी बाईपास कर गए और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का जो था वो फ्यूल इस्तेमाल किया। अच्छा। इन्होंने अपना जो इनको दिया गया था, जो ये मेरी महकमा खुराक पंजाब में सिर्फ एक अफसर जो है वो 3.5 करोड़ का फ्यूल, क्या वो जहाज उड़ाते रहे उस फ्यूल के साथ? जी बिल्कुल, ये तो वही बता सकते हैं। अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, अगर उनकी एसीआर लिखी जाएगी, उनके जो अफसरान बैठे हैं जो वजीर खुराक हैं वो अगर इनसे पूछते हैं तो ऑब्वियसली इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन जब ये किसी को जवाबदेही नहीं है और इतनी खुलेआम अगर ये करप्शन करें पंजाब में महकमा खुराक में, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह से कौमी खजाने से ये खेल रहे हैं। और अगर इनको किसी का डर हो, अगर इनके जहन में ये बात हो कि कोई वजीर है, इनके ऊपर कोई हुकूमत है, कुछ जो लोग हैं जिनकी चेक एंड बैलेंस से ये सारी इनके ठाट बाट कायम है, अगर इनके जहन में ये बात हो कि इनको अकाउंटेबल है और इनको पकड़ा जाएगा, इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तब तो ऑब्वियसली ये डरे या फिर शायद करप्शन कम हो। लेकिन जब किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इनको पूछा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये तो शराज भी सिर्फ गुज़िश्ता साल की ये ऑडिट रिपोर्ट में ये सारे इंकशाफात हैं, लेकिन अगर 2007 से देखा जाए 2014 तक के, तब तक भी ऐसे बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सामान चोरी हो गया, स्पेयर पार्ट्स खरीदे गए और जिनकी जरूरत भी नहीं थी और वो गोदामों में पड़े हुए
खराब हो गए और उनकी जो गारंटीज थी वो खत्म हो गई। इसके साथ साथ खुद से ही जो है एक जाली बोगस बिल मंजूर करवाए गए, और उससे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिले होते हैं ये सारे अफसरान, और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर जो भी इनको अदायगियां की जाती हैं बाद में मिल बांट लिया जाता है। मेरे अदरीस मुझे ये बताइएगा कि मैंने 22 लाख रुपए लेने हैं महकमा खुराक से। अच्छा अदरीस, एक ये भी इसमें जो बड़ा अहम पॉइंट था वो ये था कि तकरीबन जो इनके साबिक मुलाजमीन हैं 7.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो उनके जिम्मे वाजिबुल अदा है, जिनमें से अक्सरियत रिटायर्ड हो चुकी हुई है, तो उनसे ये रकम की वापसी के लिए क्या स्टेप्स कर रही है महकमा खुराक? जी, महकमा खुराक की तरफ से अभी तक तो ऐसे कोई भी इकदाम नहीं किए गए, और वो ये जो 7.5 करोड़ से जायद रकम है ये मौजूदा अफसरान भी हैं इनके और रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन भी हैं कि किसी ने कोई सहूलियात हासिल की या किसी के जिम्मे कोई पेनल्टी डाली गई महकमाना तौर पर, या किसी को किसी ने कोई चीज अलॉट करवाई, पीपी बैग्स लिए, इसके साथ साथ किसी भी किस्म की इमरात हासिल की, और अगर आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने बजट को इस्तेमाल किया तो जब महकमे में उनको जिम्मेदार ठहराया गया, उनके खिलाफ कुछ रकम जो है वो उनके जिम्मे लगाएगी, तो ये 7.5 करोड़ से ज्यादा जो रकम बनती है वो उनसे अभी तक लेने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि इस केसेस को, इस ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जिसमें सारी की सारी हकीकत आश्कार कर दी गई है, क्यों नैब या एंटी करप्शन को महकमा खुराक ये तमाम का तमाम पलंदा नहीं दे रहा? अगर ये इस काबिल नहीं है, क्यों सीरियस एफर्ट्स नहीं की जा रही? नहीं, वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन क्या करते हैं, वो कहाँ हैं? सर बिल्कुल, बात तो ये है कि अगर 1 रुपए की करप्शन हो या 1 अरब रुपए की करप्शन हो इशराज भाई, उसमें तो इनके खिलाफ कार्रवाई तब होगी जब इनको किसी का डर होगा। अगर मैं 10 रुपए की करप्शन करता हूँ तो मुझे उस वक्त तक इसका खौफ होगा जब तक मेरे अफसरान, मुझे लगता है वो बिल्कुल साफ शफाफ हैं, वो करप्शन नहीं करते। लेकिन अगर उसके बावजूद सब लोग धड़ल्ले के साथ इस तरह से खुलेआम करप्शन करेंगे तो इससे तो बात नजर में यही समझा जा सकता है कि किसी का खौफ नहीं है या अफसरान वाला को भी उनका हिस्सा। और नैब या एंटी करप्शन को कार्रवाई की कोई दरखास्त भिजवाई गई है? जी जी बिल्कुल, ये इन सारे अफसरान और करप्ट अनासर की अभी तक से ये खुशकिस्मती है कि इनके खिलाफ अभी तक ना तो एंटी करप्शन से कोई रिव्यू किया गया और ना ही नैब में इनके खिलाफ कोई दरखास्त दी गई है। और नैब की कारकर्दगी जो है वो तो आपके सामने है, उसके पास तो 7 साल पुराने केसेस हैं वो अभी तक निपटा नहीं सका। 17 साल पुराने केसेस हैं जो कि लड़के हुए हैं, वो उनमें तो कोई अभी तक पेशरफ्त हुई नहीं है, तो ये नए केसेस वो किस तरह से कर सकते हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अदरीस शेख, मकामी साहब अदरीस शेख, इस तमाम तफसीलात से हम आगे कर रहे थे। एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद गवर्नमेंट से जानेंगे, अपोजिशन से जानेंगे कि इस पे उनका क्या स्टैंड है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले महकमा खुराक पंजाब का जो स्कैम था वो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ऑडिट रिपोर्ट की कुछ कॉपियां थी। 1 साल के दौरान 53 करोड़ 53.5 करोड़ से जायद की जो है वो चूना लगाया गया। इस हवाले से लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। बहुत शुक्रिया अंदलीब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूँगा। वैसे ही हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं खुराक के, ज़राअत के, और जो ये स्पेसिफिक टॉपिक है इसमें ऑडिटर जनरल ने बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का तो ये कहना है कि तमाम मामला सेट है, अगर कहीं पे कोई करप्शन हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये रोज का मामूल बनता जा रहा है। अगर हम इसको फाफिन की रिपोर्ट के हवाले से देखें तो फाफिन ने भी जो रिसेंट अपना सर्वे के बाद रिपोर्ट रिलीज की थी उसमें पंजाब को करप्शन में टॉप पे रखा गया था। तो क्या ये जो सारी कार्रवाइयां, ये जो सारी ऑडिटर्स रिपोर्ट हैं, ये उसी की एक कड़ी है? अंदलीब शिराज, इसमें देखें, जब आप एक सर्विस डिलीवरी की तरफ जाते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट इदारों की तरफ से, तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि जी आपने उसको तरजीहात कितनी दी हैं। सो एग्रीकल्चर को तो मैक्सिमम तरजीहात मिलनी चाहिए, फूड को, एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा, क्योंकि 70% आपकी इकॉनमी इसमें बेस्ड है। और ये जो आपने केस उठाया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि अगर आपको पता चले तो इसके इनको केसेस को नहीं उठाने की वजह से, हाईलाइट करने की वजह से, ये पहला दौर है हुकूमत का जिसमें एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस ना सिर्फ ग्रोथ की तरफ नहीं गई, -0.19 चली गई है। यानी इतना बेड़ा गर्क तो कभी हुआ ही नहीं हमारा। और इसका इम्प्लीकेशंस जो है वो ना सिर्फ फूड पे है, उसकी इम्प्लीकेशंस आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, क्योंकि आपकी 70% उस पर डिपेंडेंट है। दूसरा आपकी एम्प्लॉयमेंट पे है। आप देखें किसान कैसे पीट रहा है, आप देखें कि किस तरह से बेरोजगारी है। तो पहला तो एलिमेंट है कि जी आपने उसको क्या प्रायोरिटी दी। दूसरा उसकी सर्विस डिलीवरी का जो एलिमेंट आता है, जहां ये डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं।
और जहां इनकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप भी रोज हाईलाइट करते हैं कि इसके अंदर जो सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मार्केट कमेटी का काम ही है कि वो इनको सर्विस प्रोवाइड करे और इसके साथ साथ वो इस चीज को मेक श्योर करे कि जब किसान अपनी जमीन से वो चीज लेके जाता है तो मिडल मैन से उसे किस तरह बचाना है, उसकी चीजों को प्रॉपर मार्केट में प्रेजेंट कैसे करना है और उसको मैक्सिमम अर्निंग की तरफ किस तरह लेके जाना है। मगर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स है मार्केट कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर्स की वो सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है जिसमें अपने लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है। और बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, क्योंकि देखें जो मार्केट कमेटी है वो अपनी सर्विस कमीशन रख रही है और तुम्हें पता है सर्विस कमीशन का क्या है। और अब तुम रमजान कमेटियां देख लेना, उससे पहले देख लेना, उसके बाद देख लेना, तो ये कमिटीज जो होती हैं अनफॉर्चुनेटली ये अपना हिस्सा, अपना पत्ती इसलिए रखती हैं कि जी आपने अगर करप्शन करनी है और ये जो अमाउंट है ये $500 million तुम बता रहे हो, ये $500 million अमाउंट है। और आप उधर देख लें, कोयटा में देख लें, वहां 73 करोड़ रुपया एक फाइनेंस सेक्रेटरी के घर में निकला है, कैश निकला है उसके बम्पर में से, उसके वाटर टैंक्स में से। तो जब इस किस्म का माले मुफ्त देले बेरहम वाला हाल होगा तो उसमें क्या तरक्की आएगी? आपने इनको अकाउंटेबल नहीं किया। अगले साल अब -0.19 है, अगले साल -0.50 हो जाएगा। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी और ये जो इदरीस एक एलिमेंट बता के गया, बिल्कुल सही बता के गया, अगर आप करप्शन मिटाना चाहते हैं तो आपको हेड से मिटानी पड़ेगी। अब जो भी मिनिस्टर हैं, बिलाल यासीन है या बोसन साहब है या जो कुछ भी है, अगर वो इसको कह रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक है और हमने नोटिस ले लिया और काम हो रहा है और नीचे आप लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि करप्शन इतनी डीप रूटेड हो जाएगी कि उसको जड़ से उखाड़ने के लिए मसला होगा। यानी आप ये इमेजिन कर लें कि जो इन्होंने अपने ही मुलाजमीन, जो इनके अपने ही मुलाजमीन के खिलाफ जो इंक्वायरियां हुई और उनमें साबित हुआ है कि तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की रकम अपने मौजूदा और साबिक मुलाजमीन से लेनी है, उनके कोई केसेस नैब को नहीं भिजवा रहे, उनके कोई केसेस एंटी करप्शन को नहीं भिजवा रहे और खुद ही से इंक्वायरियां करके उनको ये दरखास्त की जाती है कि जनाब आपके जिम्मे ये ऑडिट में ये चीजें निकली हैं, आप इसको वापस करें या आप ये पैसे दें, और बस वो बंदा जिंदा है, मर गया, खत्म हो गया। उसके बाद महकमा खुराक का काम खत्म हो गया। इस हद तक जो है वो अकबरा परवरी की जा रही है, इस हद तक जो है वो करप्शन को छिपाने और अपने चहेतों को नवाजने का सिलसिला महकमा खुराक में जारी है। देखिए ना, ये अब क्या होगा इसका, ये खानापुरियां हैं, बिल्कुल खानापुरियां। अब जो बंदा वहां बैठा हुआ है वो देखता है मेरे साथ वाले बंदे को तो इन्होंने 7 करोड़ माफ कर दिया है, तो वो क्या 70 लाख की भी नहीं करेगा? उसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा एक फरला आ जाएगा और फरला मेरे घर में रिसीव होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होना। उसके बाद अगर कुछ होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा OST हो जाएगा। अब पंजाब फूड अथॉरिटी थी, मैं आपको टिपिकल एग्जांपल देती हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी में एक अफसर जिसका नाम था आयशा मुमताज, वो एक सुपर हीरोइन बन गई। उन्होंने जाके जिस तरह से जिन इदारों के साथ उन्होंने झगड़ा किया, शी बिकेम अ सुपर हीरोइन। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा वो गायब हो गई। अब उस पे बहुत से लोगों ने कहा जी कि उनको भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने हाथ डाला था कुछ ऐसे रिश्तेदारों की फैक्ट्रियों के ऊपर कि उनको फिर हाथ। लेकिन अगर अंदरीब हम जहाँ पे आयशा मुमताज की बात करें तो आयशा को सोशल मीडिया पे आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी कि मैं कहीं नहीं गई और मैं यही पे हूँ। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जो बात आप पॉइंट आउट कर रही हैं, वाकई फूड अथॉरिटी ने जो इनिशियली आयशा मुमताज के आने के बाद कार्रवाइयां की और जो उसके बाद अब हो रही हैं वो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। अब और आप देखें ना कि हमने जब सबने पूछा, अपने आपके एनालिस्ट के प्रोग्राम में पता चला जी कि उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया गया और वो कोई 3 महीने ट्रेनिंग में रही। बड़ी अच्छी बात है, ट्रेनिंग पे रही है, लेकिन बात यह है कि शी वॉज सच एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। और अब वो करती हैं कार्रवाइयां, वो पता चलता है, लेकिन सबको पता है कि वो वाला जो एक पैशन था, जील था, वो नहीं रहा। बिकॉज आफ्टर ऑल देखें, हम सबको, हमारे घर भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, और हमें ये भी पता है कि नादरा का जो सरबराह था, जब उसने पॉइंट आउट किया, आज अगर चौधरी निसार कह रहे हैं कि नादरा में काली भीड़ें हैं, तारिक मलिक का आपको याद होगा जब उसने पॉइंट आउट किया था कि मैं इस तरह से काम नहीं करूंगा, तो उसी को नौकरी से जान छुड़ा। उसकी बच्ची को थ्रेट आई और उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अंदलीब अब्बास साहब मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। हमें खालिद खोखर जो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उन्होंने फोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खालिद। सबसे पहले तो
मुझे ये बताइएगा कि जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं, महकमा खुराक के अंदर जो मार्केट कमेटीज जो बाकी रोल है, किस तरह ये कौमी खजाने को चूना लगा रहे हैं, किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा, बाकी सब चीज़ें थी। और जो अंदलीब ने भी पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 0.19 माइनस में चला गया इस ईयर, तो इसकी वजूहात क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि किसी भी लिहाज से हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम काश्तकारों को इस वक्त तक ना ही इंसान तस्लीम किया गया है, ना ही पाकिस्तानी तस्लीम किया गया है। हमें इस वक्त तक वो बेसिक हकूक ही नहीं मिले। अच्छा खालिद, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। बिल्कुल हुकूमती तरजीहात में ज़राअत शामिल है, इसको अंदलीब अब्बास ने भी पॉइंट आउट किया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खालिद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर हमारे साथ लाइन पे हैं और खालिद ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिस तरह अंदलीब ने भी किया, कि गवर्नमेंट की तरजीहात में एग्रीकल्चर शामिल नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान ज़बूं वाली का शिकार होता जा रहा है, ये पेशा ज़बूं वाली का शिकार होता जा रहा है। जी खालिद बताइए, तरजीहात में एग्रीकल्चर शामिल नहीं है, उसके नुकसानात क्या क्या पेश आ रहे हैं किसानों को? देखें जी, नुकसानात ये हैं कि 92 में हमारी कॉटन की पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल और इंडिया था 1 करोड़ 10 पे। आज इंडिया चला गया 4 करोड़ पे, हम आ गए 96 लाख पर। ठीक है जी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे खालिस दूध से सनअतकार का पानी महंगा, ये हमारी मार्केटिंग सिस्टम है। और इंडियन ट्रेड को ओपन करके इन्होंने ज़राअत को, एग्रीकल्चर ट्रेड जो इंडिया से ओपन कर दिया, ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडिया के साथ। ठीक है। फिर हमारी पैदावारी लागत को बढ़ा के आज हम 1300 रुपए रेट पर भी काश्तकार खुश नहीं है गंदम पर। हम जब 600 रुपए रेट था उस वक्त खुश थे। हालांकि होना ये चाहिए था कि आज गंदम का रेट हमारा 1000 रुपए होता, इससे ज्यादा ना होता गंदम का रेट, क्योंकि हमारा जो एक मजदूर है, शहरी है, वो जिस रेट पे खरीद कर सके। अच्छा, हमारी पैदावारी लागत को इनको कम करना चाहिए। हमारे ऊपर अग्रेसिव टैक्सेस हैं, जीएसटी वगैरह बाकी टैक्सेस हैं। इस वक्त हम दुनिया में सबसे महंगी खाद हम खरीद कर रहे हैं, सबसे पेट्रोल महंगा हम खरीद कर रहे हैं, बिजली सबसे महंगी हम खरीद कर रहे हैं। और रिसर्च नामी कोई चीज नहीं है, कहीं पे रिसर्च नहीं हो रही। जिस मुल्क में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के 1400 एकड़ पर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे हाउस कॉलोनी बना रहे हो, उस पर नहीं बना नहीं रहे, प्रपोजल्स गई है ना अभी तो प्रूव तो नहीं, वो प्रपोजल के लिए सर हम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद वहाँ पे जाके हमने प्रोटेस्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जाकर रिट दायर की, जिसके नतीजे में आज वो काम रुका है। दूसरा, इंडियन ट्रेड ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। वहाँ पे देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो 17 अजला पंजाब के हमारे भी हिस्से में आए थे और 13 अजला भारत के हिस्से में आए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, जिसमें 100 करोड़ वेजिटेरियन है। क्या हमारे वो 17 अजला 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते? वजह हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। आज हमने एक साल में इंडिया से 15 अरब का टमाटर इम्पोर्ट किया, हमारे लिए वैसे शर्म है। अब 15 लाख कॉटन बेल हम वहाँ से मंगवा रहे हैं। अच्छा खालिद, मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट हो गया, अगर हम महकमे खुराक की बात करते हैं तो किस तरह मार्केट कमेटीज किसानों को लूट रही हैं, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट्स तो उनके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं। तकरीबन 53 करोड़ की बेकायदगियों और ये जो बेज़ाब्तियां, इसकी निशानदेही कर दी गई है उसमें। देखिए जी, ये सारी रिपोर्टें सही है, बल्कि मैं कहूंगा इससे ज्यादा बेज़ाब्ती है। पहले जब पॉलिसी बनाई जाती है फूड की परचेज की, वो पॉलिसी गलत बनाई जाती है। हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है कि छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। ठीक, फिर पहले 12.5 एकड़ काश्तकार को बारदाना मिलेगा, फिर उससे बड़े को मिलेगा। इस दौरान वो लेकर कौन जाता है? आड़ती लेके जाता है। इस दफा जो असिस्टेंट कमिश्नर ने जितनी इसमें जो कुछ कमाई की है और उन्होंने जो अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करके जो कमाई की है, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, कैसे मैं आपको सर बारदाना लेके, उन्होंने बारदाना लेके, मैं इसी कबीरवाला की बात कर रहा हूँ। कबीरवाला में आप आए, वहाँ पे प्रोग्राम करें। ठीक, आप आके देखें कि उसने किसान पैकेज में काश्तकारों को किस तरह लूटे। 1 करोड़ 16 लाख का उसने बिल बना दिया। बारदाना लेते हैं, फिर बारदाने के बाद बारदाना लेके वो आड़तियों को बेचते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की मैं बात कर रहा हूँ। ये पोजीशन है, यानी कि काश्तकार को तो जलील और रुसवा किया गया। वहाँ पे जो काश्तकार जाके कुर्सियों पे 3-3 दिन बैठे रहे, उनको बारदाना नहीं मिला। अच्छा, 3 दिन बैठे रहे, क्योंकि इस ऑडिट रिपोर्ट ने 2014 की भी एक रिपोर्ट मेंशन की है कि किसानों की जो सिक्योरिटी जमा कराई गई थी बारदाने की, तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख रुपया, उसको ना ही तो कौमी खजाने में जमा कराया गया महकमा खुराक की तरफ से, बल्कि उल्टा किसानों को बारदाना भी नहीं दिया गया। तो उसी की बात की आप कंफर्मेशन भी कर रहे हैं। अच्छा खालिद, मुझे ये बताइएगा कि मार्केट कमेटियों में क्या सारी पॉलिटिकल भर्ती हैं, या कोई मार्केट कमेटी ऐसे भी हैं जो वाकई ही मिडल मैन की जगह एक्चुअली किसान जो मेन इसका यानी बेनिफिशियरी है, उसको ही फायदा पहुंचा रहे हैं? सर मार्केट कमेटियां 2 हैं जी।
ठीक है जी। एक हमारी जो लोकल मार्केट कमेटी है वहाँ भी सियासी भर्तियां हैं। जो हमारे कमर्शियल अताशी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं जिन्होंने जाके पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग करनी है, वो भी सियासी भर्ती है। ठीक है, दोनों जगह पे, यानी कहीं भी मेरिट पे का हमारे अगर 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 हम लोकल मार्केट कमेटियों की बात करते हैं जो हमारे किसान का सारा माल वहाँ पे जाता है बिकने के लिए, देखिए जी लोकल का तो हाल ही कोई नहीं है। लोकल में तो देखिए जी काश्तकार को तो लूटा जा रहा है। वहाँ पे आरती देखिए 6-7% आरती, हालांकि कानून के मुताबिक वो मैक्सिमम 2% ले सकते हैं कमीशन, यहाँ पे 6-7% कमीशन ली जाती है, क्योंकि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं वो सियासी लोग हैं, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते बल्कि हिस्सा लेते हैं उसमें से। अच्छा खालिद हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए डॉक्टर जुल्फकार ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फकार भट्टी में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि चूंकि सरगोदा जैसे इलाके से आपका ताल्लुक है और आमतौर पर ज्यादा डेवलप्ड सिटी वो नहीं है, तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरजीहात में एग्रीकल्चर शामिल नहीं है और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्लस ग्रोथ में जाने की बजाय -0.19 पे जा रही है। डॉक्टर जुल्फकार, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो फार्मर्स के जितने मसले थे, मसलन हमारे यहाँ जब ये वीट की जो परचेज थी जी, इसमें बड़े ट्रांसपेरेंट वे से मैं तो सरगोदा की बात करूंगा, अगर किसी को और कंप्लेंट है किसी के तो वो बताए, बड़े शफाफ तरीके से हमने ये पंजाब में की है सारी। इसमें हमने उसका बकायदा फर्द वेरिफिकेशन और सारा उसके किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जो पिछले दिनों किसानों के जितने मुतालबात थे और आपको पता मार रोड पे धरना दिया था, तो उसकी कमेटी बनी और उसके बाद उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और किसानों का जो बाकी इरिगेशन का मसले हैं, उनके फर्टिलाइजर के मसले हैं, उनके बीज के मसले हैं, तो मुझे तो कोई ऐसी कंप्लेंट नजर नहीं आती। ये एक जनरल इशू बनाया हुआ है अपोजिशन ने कि जी नहीं फार्मर्स को इसलिए क्योंकि हमारा वोट बैंक जो नून लीग का है ज्यादा वो है देहात में, तो इस इशू को एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है बार बार हाईलाइट किया जाता है कि शायद जो है हमारी किसान दोस्त पॉलिसी नहीं है। आपको याद हो कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने किसानों के लिए पैकेज का ऐलान अच्छा किया, अच्छा डॉक्टर साहब मेरे साथ 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। मैं वक्फे के बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके डॉक्टर जुल्फकार से जो वज़ीर आज़म का किसान पैकेज की बात करें उसकी रियलिटी जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके एमएनए डॉक्टर जुल्फकार भट्टी। डॉक्टर जुल्फकार, आप किसान पैकेज की कोई बात कर रहे थे जी वज़ीर आज़म। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज का ऐलान किया तो आपको याद होगा कि उस वक्त सिर्फ एक हल्के में जो थे वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, और उस चीज को ऐसे हाईलाइट किया गया कि नहीं जी ये इलेक्शन जीतने के लिए हुआ है, लिहाजा यही लोग जो आज बैठ के ये इतराजात लगा रहे हैं, यही लोग कोर्ट में चले गए जी नहीं जी ये तो बड़ा जी इलेक्शन इधर उधर हो रहे हैं। हालांकि ना तो वो जनरल इलेक्शन थे, ना वो इतनी बड़ी तादाद थी हल्कों में इलेक्शन की, ना उससे कोई इलेक्शन मुतासर हो रहे थे। तो आप देखें कोई ना कोई ज़िमनी इलेक्शन तो हर हल्के में हर वक्त ही होता रहता है, हर महीने होता है। तो अगर ये सिर्फ इनका मकसद ये होता है कि ये ना कोई रिलीफ देने दें किसी को, और जो भी कोई गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाती है किसानों के बारे में बनाती है, ये लोग कभी कोर्ट में अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अगर गवर्नमेंट की किसानों के हवाले से बहुत बेहतर पॉलिसीज हैं, किसान पैकेज है, बाकी सब कुछ है, तो फिर हम क्यों सड़कों पे देख रहे हैं कि किसान सब्जियों को आग लगा रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो रही, किसान रो रहा है, मिडलमैन बेनिफिशियरी हो रहा है। आपको शायद ये नहीं पता कि चंद लोग आए मार रोड पे तो दूसरा ग्रुप आया जो असल ग्रुप था और उन्होंने बिल्कुल उसको कंडेम किया। अच्छा। कि ये जो एजुटेशन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजुटेशन है और इसमें पीछे अपोजिशन वाले अपने बंदे भेज के जो किसान छोड़ के, अच्छा। जिन्होंने कभी जमीन को भी नहीं देखा हुआ, अच्छा। जिन्हें पता ही नहीं गंदम क्या होती है और जिन्हें ये पता नहीं होता कपास क्या है, उन लोगों को इकट्ठा करके मार रोड पे इन्होंने एजिटेट किया। और उसके बाद जो असल किसान है उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और जो उनके असल नुमाइंदे थे और फिर उस एजुकेशन को खत्म किया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महकमा खुराक का असल काम तो ये था कि किसानों को रिलीफ दे, फूड
जो डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी थी, मार्केट कमेटीज थी, वो उनके अंडर थी। ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो कुछ और बात बताती है। 54 करोड़ की ऑडिटर्स ने निशानदेही की है सिर्फ 2014 में, मार्केट कमेटियों की गलत कार्रवाइयां, सब कुछ। तो ये तो सारी चीजें जो आप बात करते हैं, और अगर हम इसको फाफन के रिपोर्ट के तनाजर में रहे तो फाफन ये कहता है कि जब आम लोगों से सर्वे किया गया तो पंजाब के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है सरकारी महकमों में पंजाब में होती है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं मुझे ये बड़ा अफसोस है, जो करप्शन के पीछे ताज बादशाह थे उनके मुंह से ये अच्छी बातें नहीं लगती, और जिनकी हुकूमतें करप्शन पे हटाई गई, जिनके वजीर आजम करप्शन पे हटाए गए, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया करप्शन पे, और जो दूसरे केपीके वाले थे जिनके मिनिस्टर करप्शन में गिरफ्तार हुए और जिनका अपना सूबा लिपटा हुआ था, वो आज बैठ के ये बातें लेकिन ये पीटीआई तो ये एलिगेशन नहीं लगा रही है, तो ऑडिटर्स लगा रहे हैं। ऑडिटर्स का ताल्लुक पीटीआई के साथ तो नहीं है ना। सबसे ज्यादा, मेरी बात सुने, पंजाब के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, हम पंजाब के लोग भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, यहाँ के सरकारी महकमे भी इसी मुल्क का हिस्सा है, लेकिन कंपैरेटिवली पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा मेगा करप्शन का केस सामने नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, ऑडिटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है ना। ऑडिटर जनरल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है, रूलर आप हैं, उसकी रिपोर्ट में ये निशानदाहियां होती हैं कि महकमा खुराक में बाज़ाब्ते नाम बदल के, मेरे भाई सर्वे वाले, इन्होंने कहाँ से पैसे लेने होते हैं? ये नाम बदल के एनजीओ, ये नाम बदल के ये लोग जो हैं अपने सर्वे करवाते हैं। नहीं, ये तो आप चले फाफन की रिपोर्ट को अगर हम छोड़ दें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की बात करें, अपने नाम को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। अंजलि, मुझे जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर जुल्फकार पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके एमएनए हैं, वो तो इस तमाम हकीकत को मानने से इनकारी। शिराज, डॉक्टर जुल्फकार ने आज बड़े 2 सीरियस एलिगेशंस अपनी गवर्नमेंट पे लगाए हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो कि इनका अपना बंदा है, वो उसने पैसे खा के ये रिपोर्ट लिखी है। दूसरा इन्होंने कहा, जो हमने पॉइंट आउट किया है कि एक्चुअली वो मिक्सअप कर गए थे, वो शायद फाफिन को भी ऑडिटर जनरल समझे हैं। नहीं जा रहा, मेरे कहने पे तो नहीं जा रहा। मेरी बात पूरी करने देना शिराज। जी प्लीज। शिराज, मेरी बात पूरी करने। डॉक्टर साहब, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ कि आप ऑडिटर को फाफिन समझे। आप दूसरी बात यह है कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो मेरी आप बात सुन लें, ऑडिट रिपोर्ट्स बहुत चीजें होती हैं, उनमें बाज़ प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोसीजरल मिस्टेक्स होती हैं, तो ऑडिटर 54 करोड़ रुपए की तो प्रोसीजरल मिस्टेक्स ही ना हो सकती। आप बात सुन लें, मैं आपको ऐसे ही होता है, आप उसको करप्शन के जुमरे में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बेज़ाब्तगियां, बेकायदगियां ये करप्शन के ज़मरे में ही आती हैं। नहीं। अच्छा चले, मुझे डॉक्टर साहब मेरी यार सुन ले, मैं आपको टाइम, मुझे 1 मिनट अंदलीप साहिबा से बात करें थे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका ले लेना। जी अंदलीप प्लीज। फिर मैं देता हूं जी प्लीज अंदलीप जी, मैं बीच में नहीं बोली। जी प्लीज, आई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट इट। जी प्लीज आप बात कंप्लीट करें। जी आप बात कंप्लीट करें, टर्न पे बोले। जी हाँ, तो देखिए, ये शिराज आपके कहने से, मेरे कहने से, डॉक्टर साहब के कहने से तो नहीं होता ना। बिल्कुल। ये जो इनका अपना इदारा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसने कहा है कि जी कभी हिस्ट्री में एग्रीकल्चर का वो हाल नहीं हुआ। ग्रोथ 3%, 3.5% होने की बजाय -1.19 है, और ये इसहाक डार साहब की रिपोर्ट है। तो अगर इसहाक डार साहब गलत फिगर्स दे रहे हैं और अपना इनका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो झूठ बोल रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है। फिर हो सकता है कि इनके अपने वजीर जो हैं वो जान के नेगेटिव हुए हैं और ये नेगेटिव फिगर्स दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये फिगर सामने आया है, जिसका मतलब है कि जो बेड़ा गर्क हुआ है ज़राअत का, तारीख में कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा ये एहसन इकबाल साहब और इसहाक डार से जाके कंफर्म कर लें, वापस प्रोग्राम में आएंगे तो शायद इनका रवैया फर्क हो, क्योंकि मैं तो अपने से कोट नहीं कर रही, मैं तो वो रिपोर्ट कोट कर रही हूँ जो कि इसहाक डार और एहसन इकबाल साहब ने पेश की है। पहली बात। दूसरी बात जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, कि हम ये देखें कि जो 341 अरब रुपए का इन्होंने जो पैकेज दिया था, उसके ऊपर मैंने नहीं, आपने नहीं, जस्टिस फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के 3 मोहतरम जस्टिसेस ने पूरा केस किया हुआ है और कहा हुआ है कि इससे बड़ा मजाक और धोखा कोई नहीं है। आज भी वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, और उन्होंने कहा कि इसमें से जितनी 80% एलोकेशन थी वो बिल्कुल फिक्टिशियस थी, किसानों को उससे फायदा नहीं हुआ, ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया, और ये सारे रोज उनके बयान आते हैं।
तो ये उनको चाहिए कि ये उनके नाम ले और उनको कहें कि ये भी झूठ बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे केस कर दें कि ये गलत बातें क्यों करते हैं। हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इनको सावधान पे केस करना चाहिए कि गलत फिगर्स देते हैं, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट पे केस करना चाहिए कि गलत बातें करते हैं नून लीग के बारे में, और इनको चाहिए कि ऑडिटर जनरल की सारी रिपोर्ट उसको भी हकस्तर कर दें और कहें कि ये जो प्रोसीजरल चीजें जिनमें आधा अरब रुपए की गलत बातें दी गई हैं, इनका अपना ऑडिटर जनरल जो है वो इनको धोखा दे रहा है, इनके साथ अपने लोग धोखा दे दे के ये फिगर्स बता रहे हैं, तो इनको चाहिए कि पहले अपने हाउस इन ऑर्डर करें जो ये गलत रिपोर्टें दे रहे हैं। अच्छा, खालिद खोखर साहब आप लाइन पे हैं हमारे साथ, मुझे ये बताइएगा कि पीएमएलएन तो ये कह रही है कि जो मुजाहरा किया गया वो एंटी गवर्नमेंट कुव्वतों ने इकट्ठा किया उन लोगों को, और वो लोग जिन्हें ना कपास का पता है ना गंदम का पता है, जिनका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं, वो रोड पे आ गए। जो किसानों के असल नुमाइंदे थे, वज़ीर आला ने उनसे मुलाकात की, उनको मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई, जिसपे ये लोग वापस चले गए। तो ये एंटी गवर्नमेंट कुव्वतें जो हैं इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इस तरह के लोगों को इकट्ठे करते हैं और मुजाहरे करते हैं। आप उस मुजाहरे में शामिल भी थे, तो क्या आपको किसी ने भेजा था वो मुजाहरा करने के लिए, और आप क्या आप किसान नहीं है? शराब साहब, मेरी बात सुने, मेरा काश्तकारी सिर्फ प्रोफेशन नहीं, मेरा शौक भी है। इस हुकूमत ने मेरे शौक को नुकसान पहुंचा। कॉटन का काश्तकार मर गया, आलू का काश्तकार मर गया, चावल का काश्तकार मर गया, और ये जुल्फकार एमएलए साहब जो बात कर रहे थे, ये खुद भी अंदर से भरे होंगे, बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं सामने बात करने की, ये दरबारी बन चुके हैं। खुदा की कसम, ये जाके वहां जाके सच्ची बात नहीं करते, जब अकेले हमारे साथ बैठते हैं तो कहते हैं इन मियां साहब हमें। अच्छा खालिद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो स्टेप्स लिए हैं, आप उस पर एग्री कर रहे हैं कि दोबारा एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए जी, अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, अगर ज़राअत को तरजीहात पे नहीं लाया जाता, अगर इंडियन ट्रेड बंद नहीं होती, अगर हमारे ऊपर एग्रेसिव टैक्स जीएसटी खत्म नहीं होती, हमारी फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं होती, तो फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर इन खेतों खलियानों से आंधी उठेगी, शहरों का रुख करेगी। और मैं एमएलए साहब को कहता हूँ कि मुश्तरी होशियार बाश, क्योंकि ये दरबारी है, खुदा की कसम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया दिलीप अब्बास साहिबा और डॉक्टर जुल्फकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया महकमा खुराक की वो ऑडिट रिपोर्ट, जिसने बहुत बड़ी बड़ी निशानदियाँ की हैं यहाँ पे घपलों की, बेज़ाब्तियों की, बेकायदियों की, और ये अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया। डॉक्टर जुल्फकार का यही कहना है कि ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसको फर्दर चेक किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। फाफिन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, मगर इस वक्त जो जरूरत है वो समर की है कि गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर ज़राअत को अपनी तरजीहात में शामिल करे। जिस तरह दिलीप ने पॉइंट आउट किया कि 0.19 हमारी ज़राअत जो है वो माइनस में चली गई है बनिस्बत ग्रोथ के, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।